नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल स्टडी बाई श्याम सुंदर सर पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे बीए फाइनल ईयर यानी कि बीए थर्ड ईयर वालों के लिए राजनीति शास्त्र का पेपर नंबर थर्ड। राजनीति शास्त्र को हम पॉलिटिकल साइंस के नाम से जानते हैं, जिसका पेपर नंबर थर्ड कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर, जिसमें टॉप 10 जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं पार्ट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत कवर करा दिए जाएंगे। यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि हमारी जितनी वीडियोज आए उनके लिए अपलोडिंग करते टाइम ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट को। यदि आप पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पेपर की तैयारी करना चाहते हैं और पेपर नंबर थर्ड हम कवर करा ही रहे हैं, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं, जल्दी से इस पेपर की तैयारी कर लें, सभी पेपर्स की तैयारी कर लें। जो कि आपका एक पेपर एमसीक्यू बेस्ड पर होने वाला है, उस पेपर की भी आप तैयारी कर सकते हैं हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर। तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो आइए जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र के निम्न रूप में विवेचित किया जा सकता है। नंबर 1, राज्य व्यवस्था से संबंध। प्रसिद्ध विद्वान नॉर्मन पामर का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तथा राज व्यवस्था परस्पर घनिष्ठ रूप से संबंधित है। नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत प्रसिद्ध राज वैज्ञानिक चार्ल्स स्लाइजर के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीतिक न होने पर भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की ही परिधि में आते हैं। नंबर 3, राजनीतिक नीतियाँ। लॉर्ड जेलिंकन तथा नॉर्मन पेडल नामक विद्वानों का मत है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति संबंधों के बदलते हुए ढांचे के अंतर्गत आपस में टकराती हुई राजनीतिक नीतियां हैं। नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय सामग्री एक समान। अनेक विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध के क्षेत्र एवं विषय सामग्री संबंधी विवेचन को एक ही दृष्टिकोण से स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। नंबर 5, शक्ति संघर्ष। प्रसिद्ध विद्वान मार्गेनथाउ की यह मान्यता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच लगातार चलते रहने वाला शक्ति संघर्ष ही है। सर्वथा उचित है संसार के सभी देश अपनी शक्ति में और अधिक बढ़ोतरी करने का प्रयत्न करते हैं। जहां साम्यवादी राष्ट्र अन्य देशों को साम्यवादी बनाना चाहते हैं, वहीं प्रजातांत्रिक देश उन्हें लोकतंत्र का अनुयायी बनाने का भरसक प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संचार सिद्धांत की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो आइए जानते हैं। हालांकि अमेरिकी गणितज्ञ एन वीनर संचार सिद्धांत के प्रतिपादक थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संचार सिद्धांत को लागू करने का श्रेय कार्ल ड्यूस को है, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द नर्वस ऑफ गवर्नमेंट में इसका उल्लेख किया है। संचार सिद्धांत को संप्रेषण सिद्धांत भी कहते हैं। इसका समस्त आधार परिवर्तन है, जो कि शक्ति द्वारा संभव है। संचार सिद्धांत के अनुसार राजनीतिक प्रणाली को कोई भी प्रक्रिया तब तक संभव नहीं है जब तक प्रणाली के सभी अंग परस्पर एक दूसरे के विचार विनिमय अथवा संचार नहीं करते। संचार सिद्धांत के विश्लेषण में ड्यूस ने 4 परिमाणात्मक तत्वों, जैसे एक नंबर है भार, दूसरा विलंब, तीसरा लाभ तथा चौथा है अग्रता पर विशेष बल दिया है। संचार सिद्धांत किसी भी राजनीतिक व्यवस्था मात्रा की सुनिश्चित सूचना दे सकता है, अतः यह अत्यधिक यांत्रिक है, जो मानवीय व्यवहार को मूलतः अभियांत्रिक रूप देने का प्रयत्न करता है। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समस्त राजनीति के समान शक्ति के लिए संघर्ष है, स्पष्ट करें। और मार्गेनथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सभी राजनीतिक उद्देश्यों की भांति शक्ति के लिए संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम उद्देश्य कुछ भी हो, उसके पीछे शक्ति प्राप्त करना ही सदैव अंतिम उद्देश्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जितना अधिक शक्ति पर बल दिया जाता है, उतना कदाचित किसी और विषय पर नहीं दिया जाता। अंतर्राष्ट्रीय जगत में सभी राज्य शक्ति के उपार्जन के लिए प्रयत्नशील होते हैं और शक्ति का दृष्टिकोण ही उनकी विदेश नीति की संरचना में सबसे अधिक भूमिका अदा करता है। प्रोफेसर चार्ल्स ई मार्टिन का विचार है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संघर्ष तथा उसके परिणाम में उससे
पैदा होने वाली परिस्थिति का अध्ययन करना चाहिए। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति की वही भूमिका होती है जो मार्केट इकोनॉमी में धन या रुपए की होती है। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का मुख्य विषय शक्ति के लिए संघर्ष ही है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का क्या अर्थ है? यह क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ व परिभाषा के बारे में जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्र अपने अपने हितों की रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वह विचारधारा है जिसमें विभिन्न राज्यों के मध्य विवादों के नियंत्रण और सहयोग की स्थापना का अध्ययन किया जाता है। मोटे रूप में राष्ट्रों के बीच आपसी संबंधों को राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। दूसरे शब्दों में यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य के साथ अपने संबंधों को शांति के द्वारा इस प्रकार समायोजित करने का प्रयत्न करता है जिससे उसके हितों की अधिक से अधिक रक्षा हो सके। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्र अपने हितों को आगे बढ़ाने के प्रयास हेतु पारस्परिक संबंधों में संघर्ष की जिस स्थिति में रहते हैं उसका अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में दूसरे विश्व युद्ध के उपरांत उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इसके अध्ययन के उपरांत विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का विश्लेषण करके उनके हल प्रस्तुत किए जा सकते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न राष्ट्र स्वहितों की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रक्रिया प्रकट रूप में राष्ट्रों को विदेश नीति द्वारा ही काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के ज्ञान से विदेश नीति के अध्ययन की सभी जरूरतें पूर्ण हो जाती हैं। मॉर्गनथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सभी राजनीतिक उद्देश्यों की भली भांति के लिए संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम उद्देश्य कुछ भी हो उसके पीछे शक्ति प्रदान करना ही सदैव अंतिम उद्देश्य होता है। चार्ल्स श्लाइसर के अनुसार, यहाँ हम चार्ल्स श्लाइसर के अनुसार जानते हैं, राज्यों के सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शामिल किया जा सकता है। यद्यपि वह यह मानते हैं कि सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीतिक होते हैं। मॉर्गनथाउ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रों के बीच निरंतर होने वाले शक्ति संघर्ष के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। तो सबसे पहले है विश्व के बदले राजनीतिक वातावरण के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का महत्व निम्न प्रकार से है। नंबर 1, विश्व की समस्याओं का विश्लेषण कर समाधान ढूंढना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्व की वर्तमान ऐतिहासिक एवं सामाजिक समस्याओं का विश्लेषण है। नंबर 2, विश्व शांति में योगदान। विश्व शांति की स्थापना हेतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विशेष महत्व है। नंबर 3, विश्व का आधार तैयार करना। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के माध्यम से विश्व सरकार के निर्माण की कल्पना साकार करने के लिए प्रयत्न किए जा सकते हैं। नंबर 4, तनाव का विरोध करने हेतु अणु शक्ति के विकास से भयाक्रांत संसार को इसके द्वारा रक्षा कवच दिया जा सकता है जो तनावों का विरोध कर विश्व में शांति कायम रख सके। नंबर 5, विदेश नीतियों का ज्ञान कराना। इसके अध्ययन से राष्ट्रों की विदेश नीतियों का ज्ञान प्राप्त होता है। नंबर 6, संकट से सुरक्षा। इसके अध्ययन के आधार पर उन खतरों से बचाव हो सकता है जो राष्ट्रों द्वारा गलत नीतियां अपनाए जाने के कारण उत्पन्न होते हैं। नंबर 7, शक्ति संघर्ष का अध्ययन। राष्ट्रों द्वारा प्रत्यक्ष ढंग से किए गए सभी कार्य शक्ति से संबंध रखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस शक्ति का अध्ययन किया जाता है। नंबर 8, राजनीतिज्ञों के लिए महत्व। अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा के सिद्धांत राजनीतिज्ञों को वह ज्ञान प्रदान करते हैं जिसके द्वारा वे विदेश नीति से संबंधित समस्या का निपटारा कर सकते हैं। संक्षेप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का विश्लेषण करके उनका उचित समाधान खोजना है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है आदर्शवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो आइए जानते हैं आदर्शवाद पर क्या होता है, किस तरह का होता है। इस विचारधारा का उदय 18वीं शताब्दी में हुआ था। यह माना जाता है कि अमेरिकन और फ्रेंच प्रांतियों का प्रेरणा स्रोत आदर्शवाद ही था। आदर्शवादी विचारधारा की जन्मदाता कोंडरसेट था। उसने 1995 में अपने ग्रंथ में एक सी अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था की बात की जिसमें युद्ध, विषमता और अत्याचार के लिए
कोई स्थान नहीं था। उसका विश्वास था कि मनुष्य अपनी बुद्धि, शिक्षा और विज्ञान के उपयोग से इतनी उन्नति कर लेगा कि भविष्य का मानव समाज आदर्श समाज होगा, जो शक्ति, राजनीति, अनैतिकता और हिंसा से सर्वथा मुक्त होगा। आदर्शवादी विचारक यह सोचते हैं कि विश्व में न्याय और शांति कैसे स्थापित की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आदर्शवादी दृष्टिकोण राजनीतिक नैतिकता, लोकमत, विश्व संघवाद, विश्व सरकार के आदर्श के साथ जुड़ा हुआ है और न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था में विश्वास करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, यथार्थवादी सिद्धांत मानवीय व्यवहारों पर आधारित है, स्पष्ट कीजिए। तो आइए स्पष्ट कर देते हैं। यथार्थवादी सिद्धांत मानवीय व्यवहारों पर आधारित है, इसे निम्नलिखित तथ्यों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर 1, मानवीय व्यवहारों पर आधारित। यथार्थवादी सिद्धांत मानवीय व्यवहारों पर आधारित है। यह उन कानून को खोजता है जिनके आधार पर विश्व की समस्त राजनीति का संचालन किया जाता है। नंबर 2, शक्ति की प्राप्ति के लिए प्रयास। प्रत्येक राष्ट्र अधिक से अधिक शक्ति प्रयास करना चाहता है और उसमें अपना राष्ट्रीय हित समझता है। नंबर 3, नैतिकता विहीन नहीं। राजनीतिक गतिविधियां नैतिकता से रिक्त नहीं होती, वरना इनका महत्व राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा गौण होता है। नंबर 4, संघर्ष की आवश्यकता। राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए संघर्ष आवश्यकता है, किंतु इसे नंबर 1 नियंत्रण द्वारा, नंबर 2 रूपांतरण द्वारा, जबकि नंबर 3 समझौते द्वारा रोका जा सकता है। नंबर 5, समन्वय पर बल। यह सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय समस्या की कानूनी, नैतिक और राजनीतिक पक्षों के लिए उचित समन्वय पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। भूमंडलीय उदारवाद का नवीन अंतर्राष्ट्रीय संस्करण है, टिप्पणी कीजिए। आइए जान लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। भूमंडलीय उदारवाद का नवीन अंतर्राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसके बारे में जानते हैं। आज विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी देशों में, विशेषकर विकासशील देशों में, आर्थिक उदारीकरण या निजीकरण की प्रक्रिया चालू है, जिसका उद्देश्य विकसित और विकासशील देशों के बीच समानता के आर्थिक संबंधों का विकास करना है, ताकि पूरा विश्व आर्थिक दृष्टि से एक बाजार व्यवस्था में परिवर्तित हो जाए। पश्चिम के विकसित देशों का लक्ष्य है कि विकासशील देश उनके निर्मित उत्पादों के लिए अपने बाजार उपलब्ध कराएं एवं साथ ही साथ उद्योग, बीमा, शिक्षा, कृषि एवं बौद्धिक संपदा से संबंधित क्षेत्रों में विदेशी निवेश के मार्ग में आने वाली बाधाओं को हटाएं। विकासशील देश संरक्षणवाद का अंत करके पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था का एकीकरण करने में सहयोग दें। इसे भूमंडलीय या वैश्वीकरण कहा गया। वास्तव में यह उदारवाद के आर्थिक आयामों का विश्व स्तर पर प्रसार है, क्योंकि उदारवाद की तरह इसमें भी हस्तक्षेप की नीति को अपनाया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि समकालीन अंतर्राष्ट्रीय उदारवाद कल्याणकारी राज्य का शत्रु है, स्पष्ट कीजिए। तो आइए स्पष्ट करते हैं इस वाक्य को। समकालीन उदारवाद की मुख्य मान्यता है कि राज्य को आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए तथा उसे केवल आवश्यक कार्य ही करने चाहिए। परंपरागत उदारवाद का भी यही नारा था, परंतु समाजवादी मूल्यों के दबाव में परंपरागत उदारवाद के नवीन उदारवाद का रूप धारण किया है। इसमें राज्य को मानव कल्याण का साधन माना गया। राज्य को मनुष्य के कल्याण विषयक अधिकाधिक कार्य सौंपे गए और वह एक कल्याणकारी संस्था के रूप में प्रकट हुआ। समकालीन उदारवाद सार्वजनिक उपक्रम का उपहास करता है। वह प्रत्येक क्षेत्र में निजीकरण चाहता है। सोवियत संघ और पूर्वी यूरोप में साम्यवाद के पतन के बाद अमेरिका के नेतृत्व में जिस अंतर्राष्ट्रीय उदारवाद का जन्म हो रहा है, उसके दबाव में आकर विश्व के विकासशील देश अपने कम कल्याणकारी राज्य के स्वरूप को त्याग रहे हैं। अतः समकालीन उदारवाद कल्याणकारी राज्य का निसंदेह शत्रु है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जानने से पहले आपको बता दूं, बहुत बड़ी खुशखबरी है। यदि आप इस वीडियो की PDF भी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ हमने सभी प्लेलिस्ट वाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है। इसी तरह से इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाली हुई है। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे, जिसे आपको ज्वाइन कर लेना है और ज्वाइन करते ही आप हमारे चैनल की सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे, जिसमें हमने PDF एंड अदर वीडियो जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, जो कि अलग से हम डालते रहते हैं, उन सभी वीडियोज़ का आप लाभ उठा सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, मार्गेनथाउ द्वारा निरूपित किए गए सिद्धांत के 6 तत्वों का उल्लेख कीजिए। तो आइए समझते हैं। मार्गेनथाउ द्वारा निरूपित किए गए सिद्धांत के निम्नलिखित 6 मूल तत्व हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय हितों पर राष्ट्रीय परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। नंबर 2,
राष्ट्रीय तत्वों को शक्ति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नंबर 3, यह सिद्धांत राजनीति के क्षेत्र में स्वायत्तता की स्थापना करना चाहता है। नंबर 4, राष्ट्र के नैतिक मूल्यों को सार्वभौमिक मूल्यों से अलग मानना पड़ता है। नंबर 5, राष्ट्र की आकांक्षाओं एवं विश्व के नैतिक नियमों के मध्य कोई संबंध नहीं। नंबर 6, राजनीति पर प्रभाव डालने वाले सभी नियमों की जड़ें मानव प्रकृति में होती हैं। तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है, जो कि पेपर नंबर 3 पॉलिटिकल साइंस के पेपर नंबर 3 से संबंधित था। यदि आप पार्ट नंबर 2 को जल्दी से देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ हमने सभी वीडियोज़ को प्लेलिस्ट वाइज डाला हुआ है। यदि आप पर अदर सब्जेक्ट है और भी अन्य सब्जेक्ट हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ जाकर सभी विषय से संबंधित आप अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।